संपत रात को अपने खेत की पहरेदारी कर रहा था। काफी ज्यादा थकान आ गई है। पता नहीं महाराज ने ऐसा कैसा नियम बनाया है, खुद के खेत की खुद ही पहरेदारी करनी पड़ रही है। अभी रात भी काफी ज्यादा पड़ी है। चलो कुछ देर आंख लगा लेता हूँ। हाँ, ऐसा बोलकर संपत अपने खेत के पास में ही सो जाता है। आवाज सुनकर संपत की अचानक आंख खुल जाती है। अरे ये आवाज कैसी है? मैंने ये आवाज पहली बार सुनी है। चलो मैं खेत की सीमा पर देख कर आता हूँ, आखिर क्या भला है। ऐसा बोलकर संपत खेत की सीमा की ओर जाने लगता है। तभी अचानक एक आदमखोर सुअर पीछे से संपत पर हमला कर देता है। अरे ये तो आदमखोर सुअर है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो आदमखोर सुअर अपने नुकीले दांतों से संपत को मौत के घाट उतार देता है। हे भगवान, ये मेरे पति को क्या हो गया? किस जालिम ने इनकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी है? देखते देखते सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये संपत को क्या हो गया? किसने इसे मार दिया? मोहन, संपत की तो किसी के साथ गैर दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो बेचारा अपने खेतों की रखवाली करता था। मुझे आप यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? अगले दिन फिर गांव वालों को एक लाश मिलती है। उस गांव वाले को उसी प्रकार मारा गया था जिस प्रकार संपत की मौत हुई थी। अरे भाई मोहन, ये हमारे गांव के साथ क्या हो रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव कुछ ही दिनों में खाली हो जाएगा। हाँ भाया, मुझे तो ये लग रहा है हमारे गांव पर कोई बला मंडरा रही है। तभी देखो हर रात को एक गांव वाला मारा जाता है। इधर से मंत्री वीरभद्र अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो गांव वालों की भीड़ देखकर वहां पर आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये लाश किसकी है? किसने मारा इसको? हाँ? मोहन गांव में होने वाले सारे कांड मंत्री वीरभद्र को बता देता है। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 2 दिन लगातार गांव में लाशें मिल रही है, तुम लोग मुझे आज बता रहे हो? तुम लोगों ने महाराज को भी बताना जरूरी नहीं समझा है? अरे नहीं मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। हम काफी ज्यादा डर गए थे। अब तो घर से बाहर निकलने पर भी डर लगने लगा है। हाँ, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस विषय में महाराज से बात करूंगा। हाँ। ऐसा बोलकर मंत्री जी अपने सैनिकों के साथ वहां से चले जाते हैं। महाराज, गांव में काफी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है महाराज। मंत्री जी, हमारे राज्य में अचानक ये सब हो गया और आप हमें आज बता रहे हो? महाराज, ये सारी गलती गांव वालों की है। वो काफी ज्यादा डर गए थे। कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। मुझे खुद इस घटना के बारे में आज पता चला महाराज। हाँ ठीक है मंत्री जी।
मुझे तो लग रहा है ये जरूर कोई चोर लुटेरों का काम होगा, वरना ऐसी घटना हमारे राज्य में पहले कभी घटित नहीं हुई। नहीं महाराज, ये कोई चोर लुटेरे और डाकुओं का काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनको लूटना होता तो घर में घुसकर डाका डालते। कोई खेत में भला क्यों किसको मारेगा? हाँ रानी साहिबा, आपने सही कहा। मुझे तो कुछ और ही दाल में काला लग रहा है। हाँ मंत्री जी, आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि ऐसा आखिर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। महाराज, मेरा नाम भी वीरभद्र है। मैं आपको वचन देता हूँ, 2 दिन के अंदर उस खूनी को आपके सम्मुख पेश कर दूंगा। हाँ रात होते ही मंत्री जी कुछ सैनिकों को गांव के बीच पहरे पर लगा देते हैं। अरे सुनो, तुम मुझे कहीं पर अकेला छोड़कर मत जाना। पता नहीं वो बला किसको कहां पर मार दे। अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम भी मुझे कहीं पर छोड़कर मत जाना भाई। सैनिक ऐसा बोल ही रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। अरे सेनापति, तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ आखिर इतनी रात को कौन गांव में दाखिल हुआ है। ऐसा बोलकर सैनिक उस आवाज की ओर जाने लगता है। हाँ, अच्छा तो अब पता चला, ये तो एक सुअर है। गांव वाले फालतू में ही डर रहे थे। मैं अभी इसको मारकर सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। हाँ। ऐसा बोलकर सैनिक उस आदमखोर सुअर पर हमला बोल देता है। सैनिक के हमले से वो आदमखोर सुअर बच जाता है और पलटकर सैनिक पर हमला बोल देता है। एक सैनिक कैसे भी करके वहां से बच निकलता है। मंत्री जी, जल्दी बाहर आइए। हमारे सारे सैनिक भाई मारे गए हैं, जल्दी आइए। अरे सेनापति, ये तुम्हें क्या हुआ और ये तुम्हारे शरीर पर चोट कैसे आई है? सैनिक उस खूनी आदमखोर सुअर के बारे में सारी घटना मंत्री वीरभद्र को बता देता है और वहीं पर ही मर जाता है। हे भगवान, सारा कांड एक आदमखोर सुअर कर रहा है। मेरे सारे सैनिकों को उसने मार गिराया। मुझे लगता है वो सुअर काफी ज्यादा खतरनाक और हैवान है। मुझे इस विषय में सुबह महाराज से बात करनी होगी। हाँ। अगली सुबह मंत्री जल्दी ही राजमहल आ जाता है। महाराज, ये सारा कांड कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर सुअर कर रहा है और वो कल रात हमारे सारे सैनिकों को भी मार गिराया है। क्या? एक आदमखोर सुअर? मंत्री जी, ये तो काफी लज्जा वाली बात है। एक सुअर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जो हमारे महान सेनापतियों को भी मार गिराया? मैं कुछ नहीं जानता मंत्री जी, आप जल्द से जल्द कैद करें उसे, वरना वो राजमहल तक भी पहुंच सकता है। महाराज, उस सुअर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक योजना है। क्या? कैसी योजना मंत्री जी, हमें भी बताइए। हाँ मंत्री जी, आखिर आपने उस आदमखोर सुअर को पकड़ने के लिए कैसी योजना बनाई है? थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, सबसे पहले हम एक पिंजरा में जिंदा जानवर रखेंगे और जिस पेड़ के नीचे पिंजरा रखेंगे उसी पेड़ पर छुपकर मैं बैठ जाऊंगा। जैसे ही वो आदमखोर सुअर उस जानवर को मारने के लिए पिंजरे के अंदर जाएगा,
मैं तुरंत उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दूंगा महाराज। अति उत्तम मंत्री जी, अति उत्तम। आपकी योजना सुनकर हमें ऐसा लग रहा है इस बार उस आदमखोर सुअर को पकड़ ही लोगे। हाँ, सुनो गांव वालों, हम उस आदमखोर सुअर को पकड़ने के लिए एक युक्ति बना रहे हैं। जब तक वो पकड़ा न जाए तब तक आप अपने घर में ही रहिए। हाँ मंत्री जी, आपने सही कहा, हम सब घर के अंदर ही रहेंगे। हमें बस आप कैसे भी करके इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाइए भाई। हाँ, आप चिंता न करें, उस आदमखोर सुअर की ये रात आखिरी रात होगी। हाँ, कुछ ही देर में रात हो जाती है। मंत्री अपनी योजना के मुताबिक एक पिंजरे में हिरनी का जिंदा बच्चा अंदर छोड़ देता है और खुद एक पेड़ पर सट कर बैठ जाता है। बस एक बार वो सुअर इस पिंजरे के अंदर चला जाए, फिर मैं उसको दिखाता हूँ मंत्री वीरभद्र का जलवा। हाँ। मंत्री अपनी तारीफ कर ही रहा होता है, तभी उसको किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। लगता है वो आदमखोर आ गया। अब मुझे सारा काम सावधानी पूर्वक करना होगा। इस बार अगर वो आदमखोर सुअर बच गया तो मैं कहीं कह नहीं रहूंगा। अब जैसे ही वो सुअर पिंजरे के समीप आता है, वो पिंजरे में ना घुसते हुए सीधा उस पेड़ पर हमला कर देता है जिस पर मंत्री जी विराजमान थे। अब मंत्री वीरभद्र भी पेड़ से नीचे उतरकर उस सुअर पर हमला बोल देते हैं। उस हमले में मंत्री जी सुअर के आगे वाले पैर पर तलवार से वार कर देते हैं। सुअर वहाँ से भागने लगता है। मंत्री वीरभद्र भी उस सुअर का पीछा करने लगता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो सुअर खेतों के अंदर घुस जाता है। उफ, ये आदमखोर सुअर फिर से बच गया। लेकिन मैं भी देखता हूँ ये मेरे चंगुल से कितने दिनों तक बचता रहता है। अगली सुबह मंत्री जी फिर राज की ओर प्रस्थान करते हैं। मंत्री जी, आपको ये चोट कैसे आई? राजा की बात सुनकर मंत्री जी रात वाली सारी घटना बता देते हैं। मंत्री जी, मुझे लगता है वो आदमखोर सुअर काफी ज्यादा चालाक है, तभी तो किसी के चंगुल में नहीं आ रहा है। महाराज, आप चिंता न करें, मैंने उस सुअर पर ऐसा वार किया है कि वो कम से कम 1 हफ्ते तक गांव की ओर देखेगा भी नहीं। हाँ। तभी मंत्री वीरभद्र की नजर रानी पुष्पावती पर जाती है, जो एक हाथ पर पट्टी बांध रखी थी। महारानी, आपने ये पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या हुआ आपके हाथ को? मंत्री जी, कल हम बागीचे में टहलते टहलते गिर गए। थोड़ी फिसलन के कारण हाथ पर घाव हो गया। अजीब बात है, जहाँ मैंने उस आदमखोर सुअर पर हमला किया था उसी जगह पर महारानी पुष्पावती को चोट आई है। मुझे महाराज को ये सब बता देना चाहिए। नहीं नहीं, बिना सबूत महारानी पर शक नहीं कर सकता मैं। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर उस आदमखोर सुअर और महारानी का क्या संबंध है। हाँ। क्या सोच रहे हो मंत्री जी? मुझे लगता है आपसे वो आदमखोर सुअर नहीं पकड़ा जाएगा। महारानी साहिबा, मैं अपनी जान देकर भी उस आदमखोर सुअर को पकड़ कर ही रहूंगा। एक बार तो वो बच गया, लेकिन इस बार उसको मार नहीं होगा। हाँ। ऐसा बोलकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गांव में आदमखोर सुअर वाली घटना दोबारा नहीं होती है। एक दिन मंत्री वीरभद्र जंगल के रास्ते से पड़ोसी राज्य की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के पास साधु बाबा दिख जाते हैं। मंत्री साधु को देखकर वहीं पर रुक जाता है और उन्हें पूछने लगता है, साधु बाबा, आप इस जंगल में ना रहिए। ये जंगल और गांव काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ। मुझे लगता है आप इस राज्य के मंत्री हो।
लेकिन आपके मुख पर ये चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं? जी साधु बाबा। ऐसा बोलकर मंत्री साधु को गांव में होने वाले कांड के बारे में सारी घटना बता देता है। मंत्री जी, मैं एक सिद्ध मुनि हूँ और मैं जानता हूँ कि वो आदमखोर सुअर कौन है और क्यों इंसानों को मार रहा है। साधु बाबा, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री जी, वो आदमखोर सुअर और कोई नहीं बल्कि इस राज्य की रानी है, यानी आपकी रानी साहिबा पुष्पावती, और वो हमेशा जवान रहने के लिए इंसानों को मार रही है। लेकिन साधु बाबा, ऐसे बिना सबूत के मैं रानी साहिबा पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ। मंत्री जी, आज रात आप पुष्पावती पर नजर रखिए। वो जहाँ भी जाए आप उसका पीछा कीजिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और हाँ, आप अपने महाराज को भी साथ में ले लीजिए। साधु की बात सुनकर मंत्री जी पड़ोसी राज्य न जाकर राजमहल की तरफ मुड़ जाते हैं। महाराज, मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप गुस्सा भी हो सकते हैं और आप मुझे दंड भी दे सकते हैं। मंत्री जी, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं भला क्यों दंडित करूंगा आपको। आप सच्चाई बताने का कष्ट करें। महाराज, वो आदमखोर सुअर और कोई नहीं बल्कि आपकी पत्नी रानी पुष्पावती है, और वो ये सब जवान और सुंदर दिखने के लिए कर रही है, क्योंकि जहाँ मैंने सुअर पर तलवार से हमला किया वहाँ पर ही रानी साहिबा को चोट लगी है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप उस आदमखोर सुअर को नहीं पकड़ सकते तो रहने दो, लेकिन पुष्पावती पर इल्जाम लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको पता है रानी पुष्पावती हमें बिना बताए कुछ भी काम नहीं कर सकती। महाराज, मैं जानता था आपको मेरी सच्चाई जरूर चुभेगी, लेकिन मेरे पास सबूत है। आज रात आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको पूरी सच्चाई आंखों से दिखा दूंगा। हाँ ठीक है मंत्री जी, हम आपको एक मौका जरूर देंगे। अब जैसे ही रात होती है, रानी पुष्पावती महल से बाहर आती है और वो गांव की तरफ जाने लगती है। अब राजा और मंत्री भी रानी का पीछा करने लगते हैं। अब रानी चलते चलते गांव के समीप जंगल में आ जाती है, जहाँ पर एक तांत्रिक धूनी जमा कर बैठा था। बस महारानी, आपको चारों गांव वालों को मौत के घाट उतारना है, फिर आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाओगी। हाँ। नहीं तांत्रिक, मुझे अब ये मौत का खेल कुछ दिन तक रुकना होगा, क्योंकि मंत्री वीरभद्र मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अगर महाराज और गांव वालों को पता चल गया कि वो आदमखोर सुअर और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, तो वो मुझे जिंदा ही जला डालेगा। नहीं महारानी, अगर आपने ये प्रतिष्ठान पूरा नहीं किया तो आप हमेशा के लिए सुअर ही बनी रह जाओगी। नहीं नहीं, मुझे हमेशा के लिए सुअर नहीं बनना है। मैं जवान और अमर होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर रानी अपना रूप बदलकर आदमखोर सुअर बन जाती है। देखा महाराज, ये है हमारी रानी साहिबा का करतूत। मंत्री जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पुष्पावती ऐसी निकलेगी। अब सुअर बनी रानी जैसे ही गांव की तरफ जाने लगती है, तभी राजा और मंत्री उसके सामने आ जाते हैं। तांत्रिक राजा और मंत्री को देखकर वहां से गायब हो जाता है। राजा जल्दी अपनी तलवार निकालकर उस दुष्ट रानी पर हमला बोल देते हैं। कुछ ही पल में राजा उस रानी बने आदमखोर सुअर को मौत के घाट उतार देते हैं। पुष्पावती, ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझ में जो आपको ये खेल खेलना पड़ा? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा जवान होने के लोभ में आ गई थी। मुझे नहीं पता था मेरी मौत का कारण आप ही बनेंगे।
पुष्पवती, आपने मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। अगर गांव वालों को पता चलेगा कि इस राज्य की महारानी एक आदमखोर सुअर बनकर हमेशा जवान रहने के लिए गांव के लोगों की बलि दे रही थी, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। राज, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे पता था जो मैं काम कर रही हूँ उसका परिणाम मौत ही है। ऐसा बोलकर रानी की आत्मा उस मरे हुए सुअर में समा जाती है। मंत्री जी, अब हम गांव वालों को क्या बोलेंगे कि रानी पुष्पवती कहाँ गई? महाराज, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो अब हम महल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब राजा और मंत्री दोनों राजमहल आ जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, मंत्री जी फिर उस साधु बाबा के पास आते हैं। साधु बाबा, आपने जो बताया वो सच निकला, लेकिन एक विडंबना है। मंत्री जी, अब कैसी विडंबना आ गई? साधु बाबा, आपको तो पता है वो आदमखोर सुअर राजा की पत्नी पुष्पवती थी और हमने उसे मौत के घाट भी उतार दिया। लेकिन जब गांव वाले पूछेंगे कि रानी पुष्पवती कहाँ है, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? मंत्री जी, बस इतनी सी बात। आप गांव वालों को बोल दीजिए आदमखोर सुअर को महारानी ने मारा है और वो उससे लड़ते लड़ते खुद अपने प्राण निछावर कर दी, और उस सुअर की लाश गांव वालों को दिखा दीजिए। साधु बाबा, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबा जी। ऐसा बोलकर मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं और गांव वालों के बीच में आ जाते हैं। गांव वालों, वो आदमखोर सुअर मारा गया। हाँ, और उस आदमखोर सुअर से लड़ते लड़ते हमारी रानी साहिबा ने अपने राज्य के लिए अपने प्राण गंवा दिए। रानी साहिबा इतनी बहादुर निकलेगी, हमें पता नहीं था। हमें बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। अरे वाह! तभी सैनिक उस मरे हुए सुअर की लाश लेकर आते हैं। अब गांव वाले ये मान चुके थे कि उस आदमखोर सुअर को महारानी ने मारा है और वो सुअर से लड़ते लड़ते खुद भी मारी गई है। मंत्री जी, आपने इस राज्य को बचाने के लिए बहुत उपकार किए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हर राजा के पास आप जैसा मंत्री होना चाहिए। अब राजा प्रताप सिंह ने भी दूसरा विवाह कर लिया था और वो खुशी खुशी अपना राजपाट संभालने लगे।